हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे नी पेन रिलीफ सीरीज का थर्ड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने इन डिटेल बात की थी कि नी पेन होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों के लिए उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके जरूर चेक कीजिए। गाइज, उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि नी पेन को लेके लोगों में काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो वीडियो देखने के बाद आपका भी अगर नी पेन का कुछ कंसेप्ट रहेगा, कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो पूरे क्लियर हो जाएंगे। सेकंड वीडियो में मैंने दिखाया था कि आप नी पेन के लिए क्या क्या कॉमन एक्सरसाइजेस कर सकते हो, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वो भी जरूर चेक कीजिए। तो गाइज, आज का जो हमारा थर्ड वीडियो है इसमें हम इन डिटेल बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो गाइज, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे नी पेन का सबसे कॉमन रीजन होता है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, क्या क्या कॉजेस होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको हम बेसिक एक्सरसाइज से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट प्लीज इसको पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, सवाल रहेंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और जो बेल आइकन का बटन उसके ऊपर जरूर प्रेस कीजिए। गाइज, नी पेन रिलीफ का सीरीज चल रहा है, इसके सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। ये एक वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम ये देख लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के वर्ड में ऑस्टियो का मतलब होता है हमारा बोन, हमारी हड्डियां, और आर्थराइटिस का मतलब होता है ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होना। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो केस है गाइस, जिसको हम डीजनरेटिव चेंजेस भी बोलते हैं या फिर डीजनरेटिव कंडीशन भी बोलते हैं, ये ओल्ड एज लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है जैसे जैसे हमारी उम्र 50 या 55 के ऊपर चली जाती है, हम जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, तो उस केस में बाय नेचर हमारे बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर का प्रोसेस, डीजनरेशन का प्रोसेस हमारे जॉइंट के अंदर शुरू हो जाता है। अगर हम नी जॉइंट की बात करेंगे, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे, तो हमारा जो न्यू जॉइंट होता है उसके बीच में जो कार्टिलेज होता है उसमें आता है हमारा मिनिस्कस, ठीक है, जो हमारे नी जॉइंट को कुशनिंग का और स्टेबिलिटी का काम देता है। और सेकंड थिंग, हमारा जो दूसरा कार्टिलेज आता है जो हमारे टीबिया बोन के जो कोंडाइल्स होते हैं उसके ऊपर होता है और हमारा जो फीमर बोन का जो कोंडाइल्स होते हैं उसके ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो गाइज, क्या होता है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय नेचर ये दोनों कार्टिलेज घिसना शुरू कर देते हैं। इनकी वेयर एंड टेयर की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो दोनों बोन होते हैं वो उसमें आता है हमारा फीमर और हमारा जो टिबिया एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे वेयर एंड टेयर की वजह से इन दोनों कार्टिलेज का थिकनेस कम होने लगता है तो दोनों बोन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करना शुरू कर देते। तो गाइज, ये जो दोनों बोन एक दूसरे के पास आते हैं इसी को हम बोलते हैं कि नी में गैप कम हो गई है। तो काफी लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे नी में गैप बड़ी है या फिर गैप कम हो गई। तो ऑलरेडी मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि नी में गैप कभी बढ़ती नहीं, नी में गैप हमेशा कम होती है और उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो कार्टिलेज घिसने लगते हैं तो उसका थिकनेस कम होता है और जैसे जैसे उसका थिकनेस कम होगा तो बाय नेचर दोनों बोन हमारे एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे। तो ये होता है नी में गैप कम होना। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे नी में गैप कम होती है तो दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू कर देते हैं और घिसने की वजह से वहाँ पे जो हमारे कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसमें डैमेजेस आ जाते हैं। तो गाइस, इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमारा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो चुका है। तो ये जो डैमेज होने की कंडीशन होती है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीजनरेशन की वजह से जो भी चेंजेस हमारे नी के आर्टिकुलर कार्टिलेज में होते हैं इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो अब ये तो हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, किस वजह से होता है, तो हमने देख लिया। इसको हम ओल्ड एज लोगों में बहुत ज्यादा देखते हैं बट गाइस ये आजकल जो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी एज का कुछ इतना मैटर रहा नहीं क्योंकि हमारा रॉन्ग सेटिंग पोस्चर, अगर आप कोई नी के ऊपर बहुत ज़्यादा जर्क दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हो, तो उस केस में भी हमारे अर्ली एज में भी क्या हो रहा है कि वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी हो रहा है। उसमें हमारे मसल्स का वीकनेस, मसल का स्टिफनेस या फिर हमारी ओवर यूज ऑफ द जॉइंट, इसकी वजह से वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी हो रहा है और अब ये अर्ली स्टेज में भी देखा जाता है। तो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो ओल्ड एज लोगों में हम नेचुरली जो डीजनरेशन की वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस देखते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओई, ठीक है, और जो अर्ली एज में हम देखते हैं जो हमारे वेयर एंड टेयर के वजह से होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओई। तो अभी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बस ओल्ड एज लोगों में नहीं, तो अभी किसी भी एज कैटेगरी हम देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम ये देखते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब ओए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है
पेन, ठीक है। ये तो नेचुरल है कि जैसे हमारे दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर रब करना शुरू कर देते, वहाँ का कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और उस केस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब ये पेन जो होता है ना, ये लोगों में अगर वो एक जगह पे खड़े भी रहते हैं तभी होता है, वो चलने की कोशिश करते हैं तो तभी भी होता है। और एक बात, अगर हम कभी चेयर से या फिर बेड से उठने की कोशिश करें, स्टैंडिंग पोजीशन में आना है सिटिंग से लेके, तो उस केस में भी हमारे नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। अब ये पेन जो होता है ये होता है हमारे ऑस्टियोओएनी का फर्स्ट सिम्टम। अब गाइस इसमें एक बात क्या होती है कि ये जो पेन होता है ना, ये हमेशा हमारे नी के मीडियल साइड में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मीडियल साइड में इसलिए ज़्यादा होता है कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमारे जो नी जॉइंट में जो दोनों बोन होते हैं, फीमर और टिबिया, उसके जो कोंडाइल्स होते हैं वो कोंडाइल्स मीडियल मतलब अंदर वाली बाजू और लैटरल मतलब बाहर वाली साइड, ठीक है। तो जो मीडियल कोंडाइल्स होते हैं वो साइज में लैटरल कोंडाइल से बड़े होते हैं। तो जैसे जैसे वेयर एंड टेयर की वजह से दोनों बोन एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो हमारा गैप हमेशा मीडियल साइड में कम होता है। इसलिए काफ़ी लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन होता है वो 99% मीडियल साइड ही होता है, ठीक है। अब पेन के बाद दूसरा सिम्टम आता है स्वेलिंग। तो जैसे हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उस केस में वहाँ पे पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी आ जाता है। अब ये स्वेलिंग इतना होता है, हमारा जो नी जॉइंट का कैप्सूल होता है उसके अराउंड, आपने देखा होगा जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो पेन के साथ वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाता है और स्वेलिंग इतना होता है कि जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं तो उस केस में पेन और स्वेलिंग दोनों साथ में रहते हैं। तो अभी हमारा जो थर्ड सिम्टम आता है वो होता है स्टिफनेस इन मसल्स। तो गाइस ये जो स्टिफनेस ऑफ मसल जो होता है ये डिपेंड हमारे पेन और स्वेलिंग के ऊपर होता है। तो आप समझ लो कि आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेचुरली हमारा जो भी नी का मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो जैसे जैसे ही पेन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से हमारे नी जॉइंट का जो मूवमेंट होता है लॉस होना शुरू कर देता है। तो उस केस में हमारे जो भी नी जॉइंट के मसल्स होते हैं, हमारे क्वाड्रिसेप और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल, वो धीरे धीरे स्टिफ बनना शुरू कर देते हैं। अब जैसे उसमें स्टिफनेस बढ़ता है तो उस केस में वो नी जॉइंट के ऊपर और प्रेशर क्रिएट करते हैं और हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये जो स्टिफनेस का जो मेन प्रॉब्लम होता है, जब भी आपने देखा होगा, हम अगर कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं वो कभी कभी ट्रैवल के बाद जैसे कार से या फिर बस से उतरने की कोशिश करते हैं, सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं तो उनका पैर एकदम से लॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो वो होता है हमारे स्टिफनेस ऑफ मसल की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्रेपिटस। क्रेपिटस काफ़ी कॉमन होगा, आपने काफ़ी बार लोगों से सुना होगा कि यार मैं जब भी उठने की कोशिश करता हूँ, बैठता हूँ, तो मेरे नी में से एक कड़क कड़क की आवाज़ आती है। तो गाइस ये जो आवाज़ जो आती है इसको बोलते हैं क्रेपिटस। अब ये आवाज़ क्यों आती है, जैसे मैंने बोला कि हमारे नी जॉइंट का गैप कम हो जाता है और जैसे गैप कम हो जाता है तो हमारे नी जॉइंट के दोनों बोन होते हैं, टिबिया और फीमर, एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू कर देते हैं। जैसे वो फ्रिक्शन की वजह से आवाज़ आती है वो होती है क्लिक क्लिक की आवाज़, काफ़ी लोग उसको कुछ भी आवाज़ बोल देते हैं, तो वो होता है हमारा क्रेपिटस। अब गाइस इसमें क्या होता है, एक चीज़ और ऑब्जर्व की जाती है कि जब भी बोन, दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर, स्पेशली मीडियल साइड वाला जो कोंडाइल और लैटरल कोंडाइल जो एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू कर देते हैं, तो उनमें साइड में आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। तो जब भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस में, तो आपका ये जब एक्सरे निकालते हैं तो उसमें वो ये देखते हैं कि वहाँ पे कितना ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो चुका है। तो ऑस्टियोफाइट्स अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से आपका जो भी प्रोटोकॉल रहेगा, एक्सरसाइज, जो भी ट्रीटमेंट आपका रहेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑस्टियोफाइट्स एक बहुत कॉमन होता है, आपके एक्सरे में भी लिखा होता है कि मार्जिनल ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, वो आप अगर एक्सरे का रिपोर्ट देखोगे उसमें आपको नजर आएगा। उसके बाद आता है गाइज मसल वीकनेस। अब जैसे मैंने बोला था कि स्वेलिंग और पेन की वजह से हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, लॉस ऑफ मूवमेंट की वजह से मसल में स्टिफनेस आ जाता है। उसके साथ साथ अगर हम मूवमेंट लॉस करते हैं तो स्टिफनेस के साथ हमारे जो भी मसल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, क्योंकि अगर हम मसल का मूवमेंट ही नहीं करें तो उनका बाय नेचर स्ट्रेंथ कम होते जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब भी हमारे मसल का वीकनेस बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, हमारे नी जॉइंट को जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेंथ देने का काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो काफ़ी लोगों में क्या होता है, नी जॉइंट और भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं अपना काम नहीं कर पाते। तो हमारे जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस होती है गाइज, उसमें जो भी हम एक्सरसाइजेस लोगों को देते हैं उसका 90% जो बेस होता है एक्सरसाइजेस का, वो डिपेंड करता है हमारे मसल के स्टिफनेस और वीकनेस के ऊपर। तो आपने काफ़ी बार जो भी एक्सरसाइज आप देखोगे उसमें हमेशा कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो यही बोलता है कि हमें मसल का स्टिफनेस कम करना है, उसको स्ट्रेचेस देने, मसल का वीकनेस कम करना है, उसको हम स्ट्रेंथनिंग करना है। तो हमारा जो भी एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल रहेगा वो ये दोनों पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मसल वीकनेस में हमारा जो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स के मसल काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो वीकनेस की वजह से वो हमारे नी जॉइंट को स्टेबिलिटी नहीं दे पाते और इसकी वजह से और एक केस सामने आती है, उसको हम बोलते हैं नी डिफॉर्मिटी।
ठीक है। अब ये डिफॉर्मिटीज क्या होती है? डिफॉर्मिटी में जनरली दो डिफॉर्मिटीज हम देखते हैं। फर्स्ट होता है वायरस डिफॉर्मिटी। आपने काफी बार देखा होगा कुछ लोगों के जो नी होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उसको हम बोलेग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हमारे मसल्स ज्वाइंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनका बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो उसकी वजह से हमारे नी ज्वाइंट अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, हमारा बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो हमारे नी जॉइंट का जो भी स्ट्रक्चर होता है धीरे धीरे चेंज होना शुरू कर देता है, वो लैटरली बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं बोलेग। और उसमें दूसरा जो आता है वो होता है एफएफडी। एफएफडी मतलब होता है फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज। अब ये फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज क्या होता है, काफी लोगों को आपने देखा होगा जब भी वो फ्लोर के ऊपर जमीन के ऊपर बैठते हैं तो उनको अगर आप बोलोगे कि आपका नी सीधा करो तो वो नहीं कर पाते। उनकी वो जो फ्लोर होता है वो और उसके नी के बीच में हमेशा एक गैप मेंटेन होता है, और इसका रीजन होता है हमारे जो फ्लेक्सर्स होते हैं नी के, हैमस्ट्रिंग मसल्स, वो बहुत ज़्यादा टाइट बन जाते हैं, और उसकी वजह से वो टाइटनेस की वजह से हमारे नी को हमेशा एक फ्लेक्शन में मेंटेन रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एफएफडी। तो दो डिफॉर्मिटीज हमने देखी, एक होता है हमारा वायरस डिफॉर्मिटी और दूसरा होता है हमारा एफएफडी। तो ये जो डिफॉर्मिटीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में काफी बार देखने को मिलती है। तो गाइस अभी जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बताने वाला हूँ, ये सारे प्रॉब्लम या सारे पेन को, सारे सिम्टम्स को कंसिडर करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी चलते और देखते हैं हमारे एक्सरसाइजेस जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस से या फिर जो भी आपका नी पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो होने वाला है हमारे क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए। जैसे मैंने बोला था कि क्वाड्रिसेप का वीकनेस की वजह से काफी बार नी पेन हो सकता है, इसलिए हमें क्वाड्रिसेप मसल का स्ट्रेंथनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले एसएलआर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजेस, जो होगा क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसमें आपको क्या करना है, मैट के ऊपर लेट जाना है, ठीक है, और धीरे से हाथों को जमीन पर रख के आपको जो पैर होता है उसको स्ट्रेट ऊपर उठाना है। इसमें क्या दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपके नी सीधे होने चाहिए और आपकी जो टोज होते हैं उसको आपकी तरफ खींच के रखना है, एंड धीरे से आप इसको फिर इस पोजीशन में ऊपर लेके आओ एंड नीचे लेके जाओ, ठीक है। अब गाइस काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी लोगों को नी पेन के साथ साथ लोअर बैक पेन भी होता है, तो उस केस में अगर आप ये परफॉर्म करने जाते हो तो आपके लोअर बैक में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपका जो दूसरा पैर होता है इसको आपको फोल्ड करके रखना है और फिर स्ट्रेट लेग रेजेस को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप इसको फोल्ड करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपके बैक के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा और एसएलआर करते टाइम आपको एकदम से आसानी हो जाएगी। ये हो गया हमारे क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए। एंड रिलैक्स। अब जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है वो होने वाले हमारे हिप के जो एब्डक्टर्स होते हैं उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए। हमारे हिप के जो एब्डक्टर्स होते हैं उनका स्ट्रेंथनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मसल वीक रहते हैं तो हमारे नी जॉइंट को अगेन सपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारे हिप का एब्डक्टर जो होते हैं, हिप एब्डक्टर जो होते हैं, उनको हमें स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, साइडवेज लेट जाना है, ठीक है, और धीरे से पैर को अगेन नी को सीधा रख के टोस को अपनी तरफ खींचना है और उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है गाइस। अब एक करते हम आपको कंपलसरी पिलो यूज करना है, नहीं तो आपको नेक पेन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो जैसे आप एक करते हो, इसको हम साइड लेग रेजेस भी बोलते हैं। ये आते हैं आपके हिप एब्डक्टर्स के लिए और आपके हिप एब्डक्टर्स काफ़ी अच्छे से इसमें स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड रिलैक्स। तो गाइस जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज होने वाला है वो होने वाला है हमारे एडक्टर मसल्स के लिए, जो मसल्स हमारे एडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए आपको क्या चाहिए, दो पिलो लेने हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आप दोनों पैरों को आपको फोल्ड करके इसको आपके पिलो को नी के बीच में रखना है। आप साइड से क्लियरली देख सकते हो, मैंने इसको बीच में रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दोनों नी को पिलो के ऊपर प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट प्रेस करने की वजह से आपके जो भी वास्टस मिडालिस मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगा। अब गाइस प्रेस करने के बाद इसको आपको 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड आपके कंफर्ट के हिसाब से होल्ड करना है एंड अगेन रिलैक्स, ठीक है। अगेन पुश, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अगेन पुश, होल्ड इट अगेन एंड रिलैक्स। पुश, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। आप अगर यस क्लियरली देख सकते हो, पुश, होल्ड इट एंड रिलैक्स। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो हम करने वाले हैं हमारे हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग। तो गाइस बेसिकली आज मैंने जो 4 एक्सरसाइज आपको बताए हैं वो पूरे स्ट्रेंथनिंग के थे। इसमें आज हमने स्ट्रेचेस बिल्कुल नहीं किया। स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग का जो भी कॉम्बिनेशन था वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसमें क्या करना है गाइस, आपको बस उल्टा लेट जाना है मैट के ऊपर, ठीक है, और धीरे से आपके जो पैर होते हैं उसको फोल्ड करना है एंड नीचे लेके जाना है। अगेन आपको इसको फोल्ड करना है एंड नीचे लेके जाना है।
तो गाइस ये बहुत सिंपल है। आज जो भी मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा पेन है, वो बिल्कुल कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये आज के सारे बेसिक एक्सरसाइज उनके लिए है। अब इसका मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे एडवांस एक्सरसाइज बताऊंगा कि कैसे जो आज मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताए उसको हम एडवांस लेवल पे कैसे कर सकते हो। बट उसके लिए आपका जो पेन होता है, स्वेलिंग होता है, वो कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो कम नहीं होता तब तक हम एडवांस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये जो आज मैं बेसिक आपको सब बता रहा हूँ या फॉलो कीजिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए। जैसे जैसे आपका पेन खत्म होते जाएगा वैसे वैसे हम एडवांस लेवल के एक्सरसाइज में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप जो फोर्थ है फिर से एक बार देख लीजिए। फोल्ड करना है एंड सीधा करना है। अगर मैं दूसरे पैर का आपको दिखाते हूँ, ठीक है। तो जैसे हम इसको फ्लेक्शन करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं तो इसमें हमारे हैमस्ट्रिंग के मसल का स्ट्रेंथनिंग होता है। तो गाइज ये थे हमारे 4 एक्सरसाइजेस जो आज मैंने आपको पूरे स्ट्रेंथनिंग के बताए। अब अगला वीडियो में इन्हीं एक्सरसाइजेस को कैसे हम एडवांस लेवल पे कर सकते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज आई होप आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, उसके क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कैसे बेसिक एक्सरसाइज से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो में जो भी मैंने बताने की कोशिश की है आई होप कि वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, नी पेन का प्रॉब्लम है, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि इस वीडियो से उन लोगों को फायदा हो सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।